हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या और सभी लोग जुड़िए और सेशन को शुरू कीजिए। और पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम जो भी करवाते हैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और जो भी पीडीएफ वगैरह होगा सब टेलीग्राम पर होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आज का चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए और कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए। ओके, सो कर लेट कर नहीं पढ़ना है, फिर दिक्कत होगा, आलस आ जाता है। ओके, और स्टूडेंट को आलसी नहीं बननी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। खग जाने खग की ही भाषा, इसका मतलब क्या होता है? खग जाने खग की ही भाषा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। पहले तोलो फिर बोलो, क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो दोस्तों सोच समझकर बातें करना चाहिए। ओके, राइट आंसर सोच समझकर बातें करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है बताइए। भेड़ की खाल में भेड़िया का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखने में सरल किंतु वास्तव में धूर्त। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भवदीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेद आ गया। चूंकि ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा? तो ग्राम प्लस इन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। उसके बाद स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है। स्त्री प्रत्यय युक्त शब्द है, इसमें क्या राइट आंसर होगा? स्त्री प्रत्यय युक्त है, इसमें क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों याचिका हो जाएगा। ओके, याचिका है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है। विद प्रत्यय का मूल अर्थ है, क्या हो जाएगा विद प्रत्यय का मूल अर्थ? तो दोस्तों जानने वाला। ओके, जानने वाले को हम लोग विद प्रत्यय का मूल अर्थ बताते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है? निम्नांकित में कौन सा शब्द में विशेषण है बताइए, क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चा जो है ये विशेषण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अलस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अलस। जिन दोस्तों ने अलस कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है बताइए। आकलन जरूर करना है। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना आपने अभ्यास किया है, वही आपको देखा जाता है। इसमें मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए क्या राइट आंसर होगा? तो संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों, किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है बताइए। तो इसमें हो जाएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे। ओके, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें क्या करना है देखिए, पहले पढ़कर बता देते। सुनो, क्या तुमने वह खबर सुनी है, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। ओके, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए उपरोक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? यानी अर्धविराम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अर्धविराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न मिल गया, ऊर्जा। ओके, क्या है? ऊर्जा। तो उसका तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे आ गया प्रश्न ऊर्जा। ऊर्जा इसमें क्या बताना है आपको कि देखिए पढ़कर बता देते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें बताना है कौन पर्यायवाची नहीं है ऊर्जा का। ओके, पर्यायवाची बताना है।
ओके, पर्यायवाची। चलिए बताइए पर्यायवाची इसमें क्या है ऊर्जा का। ऊर्जा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऊष्मा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कमजोर का पर्यायवाची क्या होगा। कमजोर का पर्यायवाची क्या होगा। कमजोर का दोस्तों क्या पर्यायवाची होना चाहिए ऑप्शन में से, तो अक्षीण हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है बादल का पर्यायवाची क्या होगा। बादल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो राइट आंसर वारिज हो जाएगा। ओके, पर्यायवाची होता है बादल का वारिज। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या है। कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, इसमें से कमेंट कीजिए, तो राइट आंसर किवाड़ हो जाएगा। ओके, किवाड़। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, घी शब्द का तत्सम रूप है। घी शब्द का तत्सम रूप इसमें से कौन सा होगा, तो घृत हो जाएगा। ओके, घृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अन्य जल में कौन सा समास है। अन्य जल में कौन सा समास है दोस्तों, तो राइट आंसर द्वंद्व होता है। ओके, अन्य जल में द्वंद्व समास होता है। चलिए इसमें बताना है द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, बताइए। चलिए दोपहर हो जाएगा। ओके, दोपहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है दोस्त, हम बता चुके हैं, गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। चलिए जवाब दीजिए, कर्मधार समास हो जाएगा। ओके, कर्मधार समास। चलिए इसमें और बताना है, छूट गया था, इसको हम आगे कर दिए हैं। देखिए इसमें बताना है अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है, बताइए। अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है, तो देखिए अच्छा अब कब मिलेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है बनावट। ओके, बनावट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है क्या है, तो ऋतु जो है ना, ऋतु एक लड़के का नाम भी होता है और लड़के का भी कुछ लोग लिखते हैं। ओके, इसमें 84 से 87 तक शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए पहले में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। कौन सा सही लिखा हुआ है, अलंकार आपका सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कौन अगला में सही लिखा हुआ है। तो देखिए अधपतन जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सही लिखे है, तो मनो दौर्ब लय, मनो दौर्ब लय जो है ये सही लिखा हुआ है। अगला में बताइए कौन सही लिखा हुआ है, क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें हो जाएगा पुनर्विचारण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 88 से 91 तक में आपको संधि विच्छेद करना है। ओके, देखिए ज्योत्साना दिया है, इसके लिए कौन सा संधि विच्छेद होगा, विश्लेषण के स्वरूप 4 विकल्प दिए हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए ज्योत्सना के हम बोलेंगे ज प्लस य प्लस ओ प्लस त प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस आ, तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। ओके, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पर जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। ओके, अब दूसरे का लिखावट आप हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं, कॉपी पर नोट्स बना लेते हैं, वो जल्दी याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें शुद्धता के लिए बताइए कौन सा होगा। शुद्धता के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा स प्लस अ प्लस द प्लस ध प्लस अ प्लस त प्लस आ। ओके, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे है मनोवृत्ति का क्या हो जाएगा। मनोवृत्ति का क्या होगा इसमें, कमेंट कीजिए। मनोवृत्ति का हो जाएगा आपका बी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है सौंदर्य। सौंदर्य के लिए क्या प्रयोग करेंगे इसमें, ये सब ट्रिक है, एक बार बना लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी पर लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए सौंदर्य का स, ओ है तो ओ, न है तो न, द अ र य अ हो गया। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का प्रवाची तो बता ही दिया मैंने क्या होगा। आकाश का प्रवाची क्या होगा दोस्तों, शांति। ओके,
अगर प्रवाची नहीं है, सॉरी, व्योमिस आकाश अंबर में गगन होता है लेकिन श्रांति नहीं होता है। ओके, नहीं पूछा है। चलिए अब इसमें आपको जवाब देना है दोस्तों कि क्या राइट आंसर होगा। ओके, चलिए रेडी हो जाइए लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग, एक कंप्यूटर का सवाल है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी के कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश और मैथ करेंगे। ओके, तो इंग्लिश मैथ भी करना है और सभी पोस्टों के लिए हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पियोन वाले हैं। क्लर्क, स्टेनो, रीडर, रीडर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी मिला है। देखिए, गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है। गणना और तुलना करने के लिए किसका उपयोग होता है बताइए। तो राइट आंसर ALU का प्रयोग होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए। तो दोस्तों MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब है, लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है बताइए। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोम। ओके, अगला देखिए, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की प्रयोग किया जाता है। किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है F2 का। ओके, किसका प्रयोग करेंगे आप, F2 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। कौन सा पैकेज नहीं है इसमें, तो देखिए क्वांटम जो है ये पैकेज नहीं है, बाकी WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, लिब्रो ये है, लेकिन ये नहीं है। ओके, C नंबर का नहीं है। इसमें क्या, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये होता है TSP/IP। ओके, जो चलाते होंगे उनको पता होगा। अगला देखिए, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A दबाएंगे तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, आप फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो कर्सर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, कर्सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिबॉगिंग डिबगिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है। डिबगिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या, इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके बाद आपका जीके होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश और मैथ। ओके, चलिए बताइए इसमें नेटवर्क में कौन सा हॉल का प्रयोग करेंगे आप दोस्तों। इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा वैन। ओके, वैन प्रयोग करेंगे। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ओके, क्या रहती है, बाढ़ रहती है, तो स्पैम हो जाएगा। ओके, स्पैम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो आपको भी पता है कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका प्रयोग करते हैं आप, कंट्रोल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है कहाँ पर दोस्तों, आप लोगों ने कंप्यूटर सीखा है तो बताइए। तो ये एडिट मेन्यू पर होता है। ओके, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है बताइए। तो ये फाइल टैब में आती है। ओके, फाइल टैब में। चलिए अब आ गया जीके। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए जीके का जवाब देने के लिए। ओके, क्योंकि जीके से भी प्रश्न रहेंगे पियोन को छोड़कर, बाकी पियोन वाले इसके बाद आपका इंग्लिश और मैथ होगा। ओके, चलिए प्रसिद्ध पुस्तक, सॉरी, द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है द लाइट ऑफ एशिया। ओके,
किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ओके, बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ओके, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमिगत पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, बताइए। तो ये आपकी जो ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ओके, गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। किसको रोका जाता है? तो बताइए, ये रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। ओके, शॉर्ट सर्किट को। एक फेम्टो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक फेम्टो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका त्वरण जब आप निकालेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कार्य कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया? किस वर्ष? तो ये 2011 से 12 में लागू किया गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो ये हुई है, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल्कुल सही। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये भी सही। राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, ये नहीं हुआ है। ओके, ए और बी हुआ है सिर्फ। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ओके, उसके बाद है राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके, 2-3 और प्रश्न है, इसके बाद इंग्लिश मैथ हम लोग करेंगे। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन नहीं है इसमें? कौन नहीं है? तो ये मूंगफली का टीका रोग जो है ये नहीं है। वेटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये है प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो ये सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरम। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पेचिस जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा ये विषाणु जनित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो विटामिन डी से रिकेटस होता है, ठीक है। विटामिन सी मसूरों में रक्त का आना, बिल्कुल सही है। ओके, विटामिन ए से गठिया नहीं होता है यार, विटामिन बी वन से बेरी बेरी, तो ये सिर्फ आपका सी नंबर जो है यही गलत है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग कोशिका के आत्मघाती थैला कहलाता है? तो ये लाइसोसोम कहलाता है। ओके, चलिए आत्महत्या के थैली भी बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद 2 प्रश्न और है, उसके बाद इंग्लिश मैथ होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? किस अंग में शुरू होता है दोस्तों? तो ये शुरू होता है अमाशय में। ओके, अमाशय में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये अंडाशय में नहीं है। ओके, अंडाशय में। चलिए अब आगे आपका मैथ, आप लोगों को अब सॉल्व करना है मैथ। चलिए देख लीजिए, सॉल्व कीजिए लोग, क्या आंसर होगा इसका। ओके, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी में
468 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 400 क्या है 68 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में शामिल होना चाहिए? बना सकते हैं क्या आप लोग? इसका ट्रिक मैंने बताया था, जब भी एक साथ निकालना होगा क्या करेंगे, चूँकि आपको पता है लड़के लड़कियों को दे दिया है 5:4, इसमें पूछ रहा है लड़कों का, सिंपल 5 + 5 5 + 4 इंटू कितना टोटल है 468। कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 260। ये लड़कों की संख्या आ गई। ओके, लड़कों की संख्या कितनी आ गई 260। अब प्रश्न में आपको क्या निकालना होगा, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो पता है 468 में से 260 को घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, क्या निकलेगा 208। लड़कियों की संख्या पता चल गया आपका, लड़कों को भी पता चल गया और लड़कियों की भी पता चल गई। ओके, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रश्न में कि विद्यालय में सम्मिलित होने चाहिए कितने और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो चूंकि मान लीजिए कि 100 और लड़कियों को शामिल किया जाता है। ओके, क्या 100 लड़कियों को शामिल किया जाता है, तब क्या करेंगे, चूंकि पूछ रहा है लड़कियों के सेंस में तो आपको लड़कों के साथ निकालना पड़ेगा। ओके, कितना है, लड़कों की संख्या 208 और लड़कियों कितनी 208, 260 लड़कों की है। ओके, और कितने शामिल करना है एक्स। ओके, ये मैंने माना है दोस्तों। ओके, अब कितना अनुपात मिल रहा है 1:1 के फॉर्म में देखिए यहाँ पर दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तब का 52 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। मैंने क्या बताया था कि जब भी ए प्लस एक साथ बी का मतलब एक साथ दो चीज़ एक साथ काम करेंगे तब क्या करेंगे, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। इस ट्रिक के सहायता से आप कोई भी दुनिया का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिया है क्या 30 गुने 20 और बटा 30 प्लस क्या 20 दिया है। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 600 बटा 50 हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर देखिए कितना 12 आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर 12 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का ब्याज 120 रुपया होगा। किस राशि के ब्याज की दर से बताइए, क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट पूछ रहा है क्या निकालना है, कितना होगा। तो आपको पता है क्या कि मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होता है। इस पर बैठाइए, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 120 गुने 100 और बटा समय गुने दर यानी 10 गुने 5। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, काटिए 10 दहा के 100 अब 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24, 240 आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कैसे बनाएंगे आप इसे, कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों आप लोगों को। इस तरह का जब भी सवाल होगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 या H2, इसी के सहायता से निकाल लेंगे आप। M आपका क्या हो गया, मैन हो गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, D हो गया आपका डे हो गया। ओके, उसके बाद H क्या हो गया, घंटा हो गया। आप नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए तो कितना आंसर आ रहा है। चलिए इतना हिंट दे देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू भी। 7 गुने 60 गुने 18 बराबर 9 गुने 28 गुने D2। सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा, इंतजार कर लेते हैं। ओके,
हो गया दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसको जब आप सॉल्व किए होंगे तो आपका राइट आंसर आया होगा 30। ओके, 30 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जानी है। सड़क बनाने की लागत क्या है? क्या करना है? सड़क बनाने की आपकी लागत पूछ रहा है। ओके, तो आपको पता है आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? L² प्लस B²। ओके, तो इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सब दिया हुआ ही है। देखिए L² का मान कितना हो जाएगा? 1200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी 144, फिर इस पर 4 गो जीरो, फिर B का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 पर 4 जीरो। ओके, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान कितना आएगा दोस्तों? देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 169 पर 4 गो जीरो आएगा। तो 169 का 13 का कितना होता है? 169। ओके, तो हम इसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख कर 1300 भी लिख सकते हैं। ओके, चूँकि बोल रहा है क्या 25 रुपये प्रति, तो इसमें 25 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है? 3250 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ ये सही है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए, तो बहुत ईजी है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ओके, इसका देखिए हम आंसर बता देते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ओके, आंसर बता देते हैं फिर भी, नहीं तो कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, देखिए 68 का जब आप इसे सॉल्व करेंगे अब, तो आपका आंसर आ जाएगा 747। ओके, और जब 69 को आप सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आपका 1054.5। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वो इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? पुराने विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व कीजिए, देखिए हम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए। ओके, चूँकि तब विक्रय मूल्य बोल रहा है 20, जब भी लाभ का बात करेगा 20%, यानी बेचेगा तभी ना उसको 20% लाभ होगा। तो आपका क्या विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या दोगुने दाम पर बेचता है, तो आपका नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? न्यू विक्रय मूल्य यानी दोगुना, यानी 200 हो जाएगा, 2 गुने 100। ठीक है, तो पुराने विक्रय मूल्य की तुलना में पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो क्या आप 200 में से 120 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और बाटा किस पर? 120 पर ही निकालना है, गुने 100। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? जब इसे सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3 आएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में है, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 120, 140 और 160 का लघुत्तम समापवर्ती निम्न में से क्या होगा? इसको आप निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं कि हम सॉल्व करें। ओके, हम आंसर बता देते हैं, 30-60 आंसर आएगा। ओके, अब चलिए दोस्तों इंग्लिश आ गया। ओके, अब आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए क्या है, सिलेक्ट साइनोनिम बताना है। पैशन का साइनोनिम क्या होता है? पैशन का साइनोनिम क्या होगा? तो पैशन का साइनोनिम हो जाएगा आपका डिजायर। ओके, राइट आंसर डिजायर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फाइट सेफ, फाइट सेफ। ओके, बताइए फाइट सेफ का मतलब क्या होता है? आंसर बताइए लोग। फाइट सेफ का मतलब टालना होता है, इग्नोर करना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू अवॉइड इनकाउंटरिंग। ओके, तो देखिए दिया हुआ है, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है साइनोनिम रिलीवेंट दिया है। रिलीवेंट का क्या होता है? रिलीवेंट मीन्स होता है संबंध। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा साइनोनिम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश बाय द रेसिंग कार। क्या हो जाएगा? रेसिंग कार। तो देखिए रेसिंग कार पूछ रहा है, यानी इसमें नॉकडाउन होना चाहिए। ओके, देखिए लिखा हुआ है नॉकडाउन, चूँकि फिल करने के अनुसार बोल रहा है। ओके, तो उचित प्रयोग उसी के अनुसार होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सा है?
रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए इसमें मेंटेनेंस सी नंबर में जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। उसके बाद क्या है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे स्टोइक। ओके, स्टोइक शब्द का प्रयोग करेंगे, समझ गए। स्टोइक बोले तो उदासीन। ओके, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या, एंटोनिम, एपेरेंट। एपेरेंट का विलोम बताना है। एपेरेंट का क्या बताना है, विलोम, यानी प्रत्यक्ष होता है एपेरेंट में से स्पष्ट, यानी हाइड हो जाएगा, हिडन, छिपाने के सेंस में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका क्या दिया है, हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ओके, तो बताइए, यानी समकालिक एक ही समय एक साथ जो कार्य होता है उसको, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली, यानी तुरंत जो काम हो जाए एक साथ। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बताइए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है 44 में। तो देखिए इम्ब्रास जो दिया है बी नंबर में, यही रॉन्गली स्पेल्ड है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या दिया है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी मतलब है एरी चोटी पर, मतलब एरी जो है ना पूरा प्रयास करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, फिर भी आपसे जी जान लगा देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उस सेंस में बताइए। यानी टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ओके, टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट होगा, जो कि इसमें ऑप्शन छूट गया है, हम लिख देते हैं टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ओके, यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए कुछ क्विज करते हैं दोस्तों। ओके, आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्विज करते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए, आत्मजा का परिभाषी क्या होता है, आत्मजा का परिभाषी क्या होता है, आत्मजा का परिभाषी क्या होता है, बताइए। आत्मजा का परिभाषी क्या होता है, तन्य होता है। ओके, तन्य होता है। चलिए अधुनातन का विलोम क्या होता है, 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 तो इसका विलोम होता है पुरातन। ओके, क्या होता है, पुरातन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताना है आपको कि 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, 15 दिन के लिए एक बार होने वाले शब्द के लिए क्या बोलेंगे आप, 15 दिन में एक बार जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, बताइए। 15 दिन में जो एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं। ओके, पाक्षिक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है, गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है, गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है, गूंगे का गुर मुहावरे का मतलब क्या होता है, बताइए लोग। तो इसका मतलब होता है अवर्णनीय अनुभव। ओके, जिसकी कल्पना वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए वातायन का परिभाषा क्या होता है, वातायन लिख देते हैं, वातायन का परिभाषा क्या होता है, वातायन का परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषी होता है गवाक्ष। क्या होता है, गवाक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जो प्रैक्टिस सेट हो, अगला जो टेस्ट सीरीज हो बिहार सिविल कोड का, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहाँ पर इसका पहले से ही लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। और आप चैनल पर नए होंगे, आपको ऐसा लगता है कि आज आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड BPS यूट्यूब सर्च मारेंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सब वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय सभी दोस्तों को, बाय।